नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं दिन भर की तमाम अहम बड़ी खबरों को डिकोड करने वाला बुलेटिन न्यूज डिकोड। दिन भर की ऐसी खबरें जिनके पीछे कई सारी खबरें, कई मायने छिपे होते हैं, इसी को हम इस बुलेटिन में डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z की। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप दोहराया। कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ये एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करती, इनके निशाने पर सदा गैर बीजेपी शासित राज्य ही रहते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज गौरेला दौरे पर थे, जहां केंद्र की मोदी सरकार पर सीएम ने जमकर निशाना साधा। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ये एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करती। ईडी, आईटी, सीबीआई की सारी कार्रवाई विपक्ष पर हो रही है। जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है कि आप सीबीआई, ईडी, आईटी, डीआरआई इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के बड़े नेता शहीद हुए थे और तब से कांग्रेसियों ने डरना ही छोड़ दिया। झीरम जैसी घटना हो जाए और कांग्रेस के फ्रंट लाइन के नेता शहीद हो जाए, हमें अपनी जान की डर नहीं है, परवाह नहीं है। सूबे में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे मौके पर कांग्रेस के साथ बीजेपी पूरी सक्रियता के साथ हर मुद्दे को सियासी रंग देने में जुटी, ताकि किसी तरह से जनता जनार्दन को अपने पक्ष में किया जा सके। तो मुख्यमंत्री का अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहता है, चर्चा में रहता है। छत्तीसगढ़ के सीएम के इस बेखौफ रवैये, इसको भी जरा डिकोड कर लें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की राज्य के साथ साथ केंद्र की सियासत पर पकड़ भी है, दखल भी है, और वो काफी बड़ी दिखती है। इसकी बानगी राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दरमियान दिल्ली में देख चुके हैं हम। प्रदर्शन के दौरान वो पार्टी की पहली पंक्ति के नेताओं में शुमार नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व भी उन पर भरोसा करता है। हाल के कुछ महीने अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग, सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता काफी दिखी है, और इसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच में वार पलटवार ये नई बात नहीं। सबसे बड़ी बात और चिंता की बात यह कि अगर मिसयूज है तो वाकई ये लोकतंत्र के लिहाज से उचित नहीं कहा जा सकता। चलिए, कल मध्य प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है। निकाय चुनाव का आगाज प्रचार में तो आपने देखा जमकर पसीना बहा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ अब मतदान दल अपने केंद्रों तक पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा। शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी। प्रथम चरण के चुनाव के लिए आज मतदान दल मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली। आज कई जिलों में मतदान केंद्रों की ओर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में मतदान दलों को सामग्री का वितरण कर वोटिंग सेंटर्स की ओर रवाना किया गया है। आपको बता दें कि 11 नगर निगम, 36 नगर पालिकाएं और 86 नगर परिषदों में कल मतदान होगा। हर मतदान केंद्र पर ईवीएम को लेकर जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। ईवीएम कहीं भी खराब हो तो इंजीनियर्स की पूरी टीम बैकअप के लिए रहेगी। साथ ही जहां कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होगी वहां 2 ईवीएम लगाई जाएंगी। और मध्य प्रदेश की बात चली तो निकाय चुनाव का रंग चारों तरफ है। प्रदेश में रोजाना नए नए वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर जोर शोर से प्रचार प्रसार जारी है। जनता को लुभाने का कोई मौका छोड़ा नहीं जा रहा और हाईटेक प्रयास इसके हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एलेक्सा बीजेपी के पक्ष में बात करते नजर आ रही है। इस वीडियो में पूछा जा रहा है कि एलेक्सा, मध्य प्रदेश में किस पार्टी ने विकास किया, जिस पर एलेक्सा जवाब देती है, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने जमकर विकास किया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने जमकर विकास किया है। दूसरा सवाल पूछते हुए कहा, इस निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी? इस पर जवाब देते हुए एलेक्सा ने कहा, निकाय चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की जीत होगी। उधर कांग्रेस बीजेपी सरकार के कुशासन की वीडियो वायरल कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी एडिटेड वीडियो बनाकर वायरल कर रही है, जबकि कांग्रेस हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश कर रही है।
एलेक्सा हो, गूगल प्ले हो, सभी अब ये बात बोलेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी जिस तरीके से देश में साइमन गो बैक का नारा लगा था, उस तरीके से कमलनाथ गो बैक का नारा लगेगा। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता और एक तरीके से हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में हैं, वहाँ पर पूरी ताकत से हम जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और हमारा मैसेज भी जनता के बीच में पहुँच रहा है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि इसका नतीजा किसके हक में जाता है। तो आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कोई शंका नहीं। सोशल मीडिया एक दूसरे से जुड़ने का एक सशक्त जरिया है, सियासी हथियार भी ये बनता जा रहा है। इसके कुछ नुकसान हैं और कुछ फायदे भी, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। पहली बात यह कि सोशल मीडिया का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल 2014 में देश ने देखा और बहुत अच्छी तरह से देखा। बीजेपी ने सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल किया वैसा बाकी के दल कर नहीं पाए। हालांकि अब बाकी के दल भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पार्टियां, नेता अपनी बात आम लोगों तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जल्दी और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नुकसान यह होता है कि आम लोगों के बीच में इसमें कई बार कटुता के भी मैसेज चले जाते हैं। दूसरा नुकसान यह भी कि सोशल मीडिया का उपयोग दुष्प्रचार के लिए भी जमकर हो रहा है और यह चिंता की बात है। कहने का अर्थ यह है कि सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट, वीडियो, दावे पर आंख मूंद कर आप विश्वास नहीं कर सकते। हाल की एक नहीं कई घटनाएं हैं जो इस बात की गवाह हैं कि अगर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया तो न केवल मन खराब हो सकता है बल्कि पूरा माहौल बिगड़ सकता है। चलिए, निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को बागियों के साथ साथ भीतरघातियों का भी डर है। बीजेपी 700 छोटे बड़े पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर कर चुकी है, लेकिन पार्टी में रहकर ये अधिकृत प्रत्याशी के लिए अब भी खतरा बने। निकाय चुनाव में बीजेपी को बागियों के साथ साथ भीतरघातियों से बड़ा झटका मिला है। बीजेपी अब तक 700 छोटे बड़े पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर कर चुकी है, लेकिन पार्टी में रहकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने वालों को हाईकमान अब सबक सिखाने के मूड में है। जो लोग पार्टी को पोला करने का काम कर रहे हैं, कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ऐसे भीतरघातियों पर भी पार्टी की पैनी निगाह है और जो भी उनके तथ्य जैसे ही सामने आएंगे उनके खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई करेगी। वैसे भीतरघातियों की चुनौती से केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी जूझ रही है। इनसे छुटकारा पाने कांग्रेस ने ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की मदद लेनी शुरू कर दी है। हमने ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक पूरे प्रदेश के अंदर टीम गठित करी गई है। स्पष्ट है, कोई भी गड़बड़ी होगी कांग्रेस का कार्यकर्ता मुस्तैद है। निकाय के दंगल को 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि भीतरघातियों की वजह से उनका खेल बिगड़े। तो साहब, कुछ बागी हो गए, कुछ बिना बगावत के पार्टी में अब तक बने तो हैं, लेकिन भीतर से सेंध लगा रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों पड़ती है, क्यों आई है, इस बात को भी समझते हैं, डिकोड करते हैं। असल में पूरे 5 साल तक जमीनी स्तर पर काम करके खुद के लिए मैदान तैयार किया, लेकिन जब उनके अपने टिकट की बारी आई तो टिकट किसी और को दे दिया। कुछ इसमें बागी होकर खुलकर सामने आ गए तो कुछ पार्टी में रहकर अधिकृत प्रत्याशियों के लिए मेहनत नहीं करते या उनके विरोध में काम करते हैं, और यही भीतरघात है। हालांकि पार्टी ऐसे भीतरघातियों की पहचान के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को लगाकर रखी हुई है ताकि इनके खिलाफ आगे कार्रवाई हो। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने का दावा भी है। कुछ कहते हैं कि हमने इनके लिए प्रोफेशनल्स का इंतजाम किया, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या वक्त रहते अपने कार्यकर्ताओं को सुना समझा गया? कार्यकर्ता भी तो यही चाहते हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ से। पिछले 3 महीने से आंदोलनरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मी आज रैली निकालकर बड़ा विरोध प्रकट करते नजर आए। शिक्षा मंत्री से बात हो गई, उन्होंने कहा अपना आंदोलन आप वापस लीजिए। अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 माह से प्रदेश भर के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मी धरने पर हैं, लेकिन आरोप है कि उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में आज ये सफाई कर्मी सड़क पर उतर आए, जिसके कारण रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लग गया। वहीं आंदोलनरत इन कर्मियों की मांग है कि उन्हें अंशकालीन की जगह पूर्णकालीन कर्मचारी का दर्जा मिले, साथ ही उन्हें नियमित किया जाए। इस दौरान उन्हें रोकने 2 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उन्होंने दोनों जगह बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर दिया। वहीं इसके बाद सफाई कर्मियों का प्रतिनिधि मंडल
प्रदेश के शिक्षा मंत्री से मिला है। 1 घंटे की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने आंदोलन खत्म करने की अपील की, साथ ही लिखित आश्वासन देने की बात कही। बीते 3 महीने से आंदोलन पर बैठे सफाई कर्मियों से राज्य के शिक्षा मंत्री आज मिले, आंदोलन खत्म करने की अपील की। शिक्षा मंत्री ने उनको लिखित आश्वासन दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर आंदोलन की ऐसी स्थिति बनी क्यों। डिकोड करते हैं। सफाई कर्मियों की ड्यूटी 2 घंटे की तय है पेपर पर, लेकिन स्कूल में 5 से 6 घंटे काम करते हैं। इसके एवज में बतौर सैलरी केवल 2300 रुपए पाते हैं। साथ में ये कर्मी अंशकालीन की जगह अब चाहते हैं कि जब इतना काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो पूर्णकालिक किया जाए। आखिरकार राज्य के शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मिलकर आश्वासन तो दे दिया, लेकिन इसके बाद क्या ये आंदोलन सिमटेगा, बढ़ेगा? क्या आज के आश्वासन का उनको लाभ होगा, ये देखना होगा। चलिए, वैसे आंदोलन इस तरह के पहले भी होते रहे हैं और कई दफा इस तरह के आंदोलन रंग भी लाए, खासतौर पर अगर वर्ष चुनावी है तो। अगली खबर जरा चिंताजनक है, माहौल बिगाड़ने वाली टाइप की। शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिहाज से यह खबर आप जरूर सुने और समझें। बीते कुछ महीने में लगातार धार्मिक स्थलों पर हमले की कुछ घटनाएं घटी हैं, जिनमें लोगों ने आक्रोश भी प्रकट किया, विरोध भी जताया। ये छत्तीसगढ़ के 2 शहरों की तस्वीरें हैं। 2 अलग शहर, 2 अलग अलग समुदायों के धार्मिक स्थल, लेकिन वारदात एक है। कुर्सी पार में जहां शिव मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, वहीं डोंगरगढ़ में मदर मैरी और ईसा मसीह की मूर्ति को खंडित किया गया। पहले बात कुर्सी पार की, जहां बीती रात असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की। सुबह जब लोगों को इसका पता चला तो क्षेत्र में तनाव फैल गया। यहाँ गणेश जी की मूर्ति को तोड़ा गया कि FIR हो गई है, तो अपराधी पकड़े और अपराधी पे सख्त कार्रवाई हो। कुछ इसी तरह की वारदात डोंगरगढ़ में देखने को मिली, जहां कलवारी पहाड़ पर स्थित ईसा मसीह और मदर मैरी की मूर्ति को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया है। मसीह समाज ने इस मामले की शिकायत दर्ज करा दी है। तो जैसा कि आपको हम इस मामले बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके के कुछ केसेस दिखे हैं। इस पर अंकुश जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर लगना चाहिए। असामाजिक तत्वों की हरकतों पर नजर रहनी चाहिए, लेकिन इनकी मंशा किस तरह की है, डिकोड कर लें जरा इस बात को। किसी भी धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ या देव प्रतिमाओं को खंडित करने की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। ऐसी घटनाओं से सर्वाधिक नुकसान सामाजिक ताने बाने को होता है। आपसी सौहार्द वाला माहौल बिगड़ता है, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भड़क सकती, नतीजा कभी कभी हिंसा, आगजनी, हत्या तक के तौर पर सामने आता है। यानी पूरा समाज इसमें डिस्टर्ब हो सकता है। हमारे संविधान की नजर में सभी धर्म एक बराबर हैं। सभी को अपने धर्म को मानने की पूरी तरह आजादी। हम सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और हम IVS24 आपसे ऐसी अपील भी करते हैं कि इस तरह की किसी भी घटना में आप निंदा करें, प्रतिक्रिया दें, लेकिन संभल कर, ताकि कोई माहौल ना बिगड़े। वैसे माहौल बिगाड़ने की जब कभी चर्चा चले तो देश में ऐसे हाल में कई एग्जाम्पल हैं। नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश में सांप्रदायिक तूफान सा दिखता है। लगातार प्रदर्शन, उदयपुर, अमरावती की हत्याएं नूपुर शर्मा के विवादित बयान से जोड़कर देखी गई। साथ ही नूपुर शर्मा को धमकियां मिलने का सिलसिला अब भी थमा नहीं। जो नूपुर शर्मा की फसल लाएगा। नूपुर शर्मा के बयान को लेकर चल रही बहस के बीच अजमेर में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो राजस्थान के अजमेर जिले की दरगाह थाना क्षेत्र के रहने वाले हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती का है। वीडियो के जरिए चिश्ती भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गर्दन काटने वाले को अपनी पूरी संपत्ति देने का ऐलान करते नजर आए। उसने इस संबंध में एक वीडियो बनाया, जिसे उसने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जो नूपुर शर्मा की लाएगा, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा। वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस आरोपी सलमान चिश्ती के घर दबिश भी दे चुकी है, लेकिन आरोपी फरार है। अजमेर पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश में है। अजमेर पुलिस के मुताबिक आरोपी सलमान चिश्ती हिस्ट्री शीटर है, जिस पर तकरीबन 13 मामले दर्ज हैं। तो एक हिस्ट्री शीटर बदमाश अपनी संपत्ति खुलेआम उसको देगा जो गर्दन काटेगा, जो सिर को धड़ से अलग करेगा। नफरत की ये आग क्या जानबूझकर फैलाई जा रही, ये सवाल भी उठा और इसकी जांच होकर इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग फिर उठ रही। वैसे धमकी की बात चलिए तो छत्तीसगढ़ की निहारिका तिवारी, जिनको सोशल मीडिया पर कन्हैया लाल की हत्या की निंदा करते हुए जिन्होंने वीडियो शेयर किया था, उनको भी धमकियां मिल रही। केवल उनको नहीं, उनके परिवार तक को धमकियां मिल रही।
बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं तू भी गई। ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की रहने वाली निहारिका तिवारी हैं, जो रियलिटी टीवी शो रोडीज की एक्स कंटेस्टेंट हैं। निहारिका तिवारी के पिता और भाई को अब जान से मारने की धमकी मिली है। इंस्टाग्राम पर मिली धमकियों में कहा गया कि निहारिका, अब तो तेरे पिता और भाई का मरना वाजिब है, इन्हें बचा सकती है तो बचा ले। इसके साथ ही ये धमकी दी गई कि 100% तेरी भी मौत पक्की है, तू अभी जहाँ भी है वहीं रहना, तेरे परिवार का जो भी सदस्य मिलेगा उसका गला कटेगा। निहारिका तिवारी मौजूदा वक्त में इंडोनेशिया में हैं। उनके पिता अभिलाष तिवारी ने धमकियों के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। इधर सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा के मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी की टिप्पणी से पूर्व जज और ब्यूरोक्रेट्स खफा हैं। इन लोगों ने सीजेआई एनवी रमन्ना को एक पत्र भी लिखा है। इसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघी, जिनको तत्काल सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस पत्र में 15 रिटायर्ड जजों, 77 रिटायर्ड नौकरशाहों और 25 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के दस्तखत भी हैं, जो आप अभी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। चलिए, वैसे जहां तक बात है इस पूरे प्रकरण की, आपने नूपुर शर्मा को दी गई सार्वजनिक धमकी की खबर को देखा, कन्हैया लाल की हत्या की निंदा करने वाली एक मॉडल को मिली धमकी के बारे में जाना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देश में इस तरह का माहौल क्यों बन गया? क्या ये सारी चीज अचानक से हुई है? तो साहब, जरा इस बात को आप डिकोड कर लें। पहली बात तो ये कि विवादित बयान देने वाली नूपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, कानून अपना काम कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व और संगठन सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ाने में जुटे हैं और ऐसे फ्रिंज एलिमेंट सुर्खियों में आने के लिए धमकी वाले वीडियो जारी करते हैं। पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठन या लोग देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, बात आप भी समझ लें। इस बात की पुरजोर कोशिश इन दिनों हो रही, यानी आप ये कह सकते हैं कि देश आज थोड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस बात का भी यकीन है कि जल्दी ही यह माहौल ठीक होगा, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा देर तक अपनी बात के ऊपर कायम नहीं रह पाते, टिक नहीं पाते। बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जो आज गौरेला दौरे पर रहे। प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह पर कई गंभीर आरोप इस दौरान लगाए। सीएम भूपेश बघेल ने आज सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह को चिटफंड कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर करार दिया। कहा कि रमन सिंह और उनका परिवार इससे जुड़े रहे हैं, ऐसे में ईडी को इस मामले की जांच करनी चाहिए। चिटफंड कंपनी के एजेंट बन जाओ, आपको रोजगार मिलेगा। और तो एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर थे डॉक्टर रमन सिंह, उसको पूरा परिवार। ये तो कम से कम ईडी इस केस को हाथ में ले और इसमें कार्रवाई करे। सीएम यही नहीं रुके, बल्कि आगे उन्होंने आरोप लगाया कि रमन राज में यहाँ रोजगार मेले लगाकर लोगों के पैसे जमा करवाए गए, लेकिन अब हम लोगों के पैसे वापस दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग रोजगार मेला आयोजित करते थे और चिटफंड कंपनियों को आमंत्रित करते थे। हमारी सरकार तो कटिबद्ध है कि वो राशि उनको जनता को मिले। वहीं सीएम के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इस पे कोई भी बोलना चाहिए कि इसके ऊपर में कोई भी प्रामाणिकता नहीं है, ये झूठ है। खैर, सूबे में विधानसभा चुनाव को 1.5 साल का वक्त बचा है और ऐसे में सियासी घेराबंदी होना लाजमी है। जिस पे बीतती वो तो समझता, लेकिन ये चिटफंड मामला है क्या, इसको लेकर सीएम बघेल इतने तरीके से, इतने आक्रामक तरीके से निशाना क्यों साध रहे हैं, जरा इस बात को भी समझ लेते हैं, इसको भी डिकोड कर लेते हैं। आरोप ये हैं कि बीजेपी के शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में जमकर चिटफंड कंपनियां फली फूली, उनकी एंट्री हुई। प्रदेश के लोगों ने अपने रुपए इनमें जमा कराए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसका पैसा वापस नहीं मिला। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, राजनांदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, नरेश डाकलिया समेत 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है। चिटफंड कंपनी के निदेशक और कोर समिति के सदस्य अपने स्टार प्रचारक को, जिसमें रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, कांग्रेस नेता रमेश, इन सब के अनेकों बार जनता के बीच में प्रचार प्रसार वाले कुछ पोस्टर या झलके लोगों को याद हैं। समय समय पर लोगों को यकीन दिलाया गया कि कंपनियां इनके लिए काम करेंगी, इनके लिए निवेश को बढ़ा करके देंगी, पैसे को बढ़ाकर देंगी, और इसी फेर में लोगों ने अपनी रकम इसमें लगा दी और धोखा भी खाया। अब उनका पैसा वापस मिल रहा है और इसी पर दोनों पक्षों के बीच में वार पलटवार है। एक्चुअली दोषी कौन है, इसके ऊपर एक बहस छिड़ी।
अब खबर छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की, जो एक्शन मोड में दिख रहा है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए जो निर्णय लिए गए थे उनको जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी इन पर भी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव को 1.5 साल का वक्त बचा है और बीजेपी महिला मोर्चा भी सियासी मोर्चे पर सक्रिय दिखने वाली है। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा रेडी टू ईट में स्व सहायता समूह की महिलाओं से रोजगार छीने जाने, महिला सुरक्षा, शराबबंदी और स्थानीय मुद्दों को लेकर जिले से लेकर मंडल स्तर तक आंदोलन की तैयारी कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा हर जिले में मंडल स्तर तक बैठकें करेगी। बैठकों के बाद हर जिले और मंडल में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना, प्रदर्शन और आंदोलन होगा। तो जिले के जो स्थानीय मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे और इस कांग्रेस सरकार को घेरेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी महिला मोर्चा के इन आंदोलन को लेकर महिला कांग्रेस पदाधिकारी कहती हैं कि जिन मुद्दों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश भर में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। रेडी टू ईट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो पूरी तरह से मिथ्या है। बीजेपी महिला मोर्चा आंदोलन करने वाली है। प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश होगी। ये कोशिश कितनी कामयाब रहेगी ये वक्त बताएगा। चलिए, तो चुनाव आते आते सारे अनुषांगिक संगठन सक्रिय होंगे, अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। अब जनता ने आप किस पर भरोसा करेंगे ये आप पर है। फिलहाल न्यूज डिकोड में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे 8:55 पर मुलाकात होगी। दिन की बड़ी खबरों को समझने के लिए, डिकोड करने के लिए। तब तक अपना और परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।